आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यह समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश स्कोर का सेट 6 लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका मैं आज कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने दोस्तों भी शेयर कर दें। और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का मॉडल सेट 6 का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नोटिस राइटिंग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है। Which of these is the most suitable way to start the body of a notice? यानी नोटिस का मुख्य भाग शुरू करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे सटीक तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका है, सबसे सुटेबल तरीका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज टू इन्फॉर्म, यह सूचित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। नोटिस स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट ट्रिक जो है दोस्तों यही है, दिस इज टू इन्फॉर्म। आप जो ऑप्शन ए देख रहे हैं वो आप याद कर लीजिएगा, लेटर टू द एडिटर। यहां पर स्टार्ट किया जाता ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। क्या? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स द अथॉरिटीज। जो होता है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसमें? आप सही पता है, लेटर टू द एडिटर में। लेकिन इसका नोटिस का स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, आप सही पता है, दिस इज टू इन्फॉर्म। यानी ऑप्शन जो बी है वो सटीक है। याद रखिएगा, नोटिस का बॉडी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग दिस इज टू इन्फॉर्म लिखते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में 2 क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 सेट कंप्लीट करा चुका हूं आप लोगों को। 5 सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे ये सारे के सारे सेट्स को देख चुके हैं, एकदम एग्जाम में तबाही मचा कर आएंगे। ठीक है, टोटल 10 सेट आने वाला है। ठीक है, 5 सेट मैं दे चुका हूं। तो जो बच्चे 5 सेट को आराम से देखे हैं वो सटीक आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा दिया हूं और आज 30 क्वेश्चन, यानी टोटल इंग्लिश के 180 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश। ठीक है, यानी स्कूल और कॉलेजेस में जो नोटिस जारी की जाती है वो घोषणाएं जो है वो किसके लिए होती है? कहां? स्कूल और जो होता है कॉलेज जो होता है वो नोटिस जो इशू करती है, जारी करती है, वो किसके लिए होती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी हेडमास्टर, ऑप्शन 3 जो है वो स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन 4 स्टाफ्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक नोटिस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट generally appears in dash। ठीक है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट generally appears in dash, यानी सरकार द्वारा जो नोटिस जारी की जाती है आमतौर पर वो कहां लिखा जाता है, वो कहां छपा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? Which is the wrong way of writing date in a formal letter? फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप का लेटर होता है। फॉर्मल लेटर को हम लोग बोलते हैं औपचारिक पत्र। जितना भी हम लोग ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स टू द एडिटर लिखते हैं, वो सब आता है किसमें? फॉर्मल लेटर में। बिजनेस लेटर्स भी होता है, वो भी फॉर्मल लेटर में आता है। लेकिन मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्त को, ये सब जो लेटर्स होता है दोस्तों वो इनफॉर्मल में आता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया फॉर्मल लेटर जो है, अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं औपचारिक पत्र में, तारीख लिखने का गलत तरीका कौन सा है? इनमें से एक तरीका गलत है, वो तरीका कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऊपर में जो ए बी सी तीनों का तीनों सही है, यानी गलत कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी भी साल को पहले लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये अमेरिका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, Which of these is the right format of writing date in letters to the editor? यानी संपादक के नाम में जो हम लोग पत्र लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर जो लिखते हैं, उसमें तारीख लिखने का सही प्रारूप इनमें से कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 नवंबर 2022। ठीक है, यहां पर आप लोग
2024 कर लीजिएगा, ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। इस तरह हम लोग लिखेंगे, याद रखिएगा, लेटेस्ट टू द एडिटर जब भी लिखेंगे तो हम लोग जो डेट है इस प्रकार लिखेंगे, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लेटर टू द एडिटर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। What is the setting of the last lesson? बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कराया है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कि द लास्ट लेसन जो है उसका सेटिंग क्या रखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द लास्ट लेसन का सेटिंग क्या है। तो आप सही पता दोस्तों, एक वार पे, एक युद्ध पे ये स्टोरी है। उस युद्ध का नाम है द फ्रैंको प्रशियन वार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो फ्रैंको प्रशियन वार थी ये कब से कब तक चली थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये फ्रैंको पर्शियन वार जो है वो कब से कब तक चली थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वार। ये फ्रैंको पर्शियन वार जो हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था, उसमें से कौन सा देश पराजित हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग को पता है द लास्ट लेसन के जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन है दोस्तों? आप सही पता है, मिस्टर एम हैमेल, है ना। तो एम हैमेल कौन सा लैंग्वेज का टीचर था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एम हैमेल के एक स्टूडेंट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ये आप लोग बताना। और एम हैमेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी बातें कही थी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और एम हैमेल अपने लास्ट डे में वो कौन सा कलर का कोट पहन कर गया था ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो टाइटल है, टाइटल मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सही पता है, शीर्षक यानी हेडिंग, ठीक है। तो व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग शीर्षक है यह किसका प्रतीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग का सेकंड चैप्टर का नाम ही है ना दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग, है ना याद। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये किसका प्रतीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता दोस्तों, इस लॉस्ट स्प्रिंग में दो बच्चे का जो है वो जो है बचपन खो गया था, बचपन जो है वो खो गया था। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी खो गया खिलखिलाता हुआ बचपन। किनका खो गया भाई? आप लोगों को पता है दोस्तों, साहेब और मुकेश का। याद है ना आप सभी को कि उन दोनों का स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, उन दोनों का बचपन खो गया। एक बेचारा कचरा चुनने में बिजी हो गया और एक पता है दोस्तों बैंगल यानी चूड़ी बनाने में बिजी है। एक सपना है उनका क्या बनने का? मोटर मैकेनिक बनने का, ठीक है। अच्छे से इस स्टोरी को मैंने समझाया है। इसका भी टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया गया, सब्जेक्टिव टाइप भी दे दिया गया, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, नेम द 2 सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी है दोस्तों उनमें 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स का, पात्रों का नाम बताना है, ठीक है। कौन से चैप्टर का भाई? लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2, उसका 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, 2 सिग्निफिकेंट कैरेक्टर कौन है? आप सही पता है। इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर कौन था? एक साहेब था और दूसरा मुकेश था, आप सही पता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग बताइएगा एम हैमेल और फ्रांच कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? मिस्टर लैम और डेरी वो कौन सा चैप्टर का कैरेक्टर है? और सॉफी और जैंसी वो कौन सा चैप्टर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लॉस्ट स्प्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? आप सही पता है, साहेब और मुकेश है। साहेब क्या है दोस्तों? एक रैक पिकर है, एक कचरा चुनने वाला। मुकेश कहां बिलोंग्स करता है? आप सही पता है, फिरोजाबाद जो बेंगल सिटी है, ठीक है, चूड़ी बनाने वाला सिटी है। तो आप सही पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर, ठीक है। ये जो डगलस है इसने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर, पुराने डर पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये कैसे सुनिश्चित किया दोस्तों? आप सही पता है, ये जो विलियम ओ डगलस है ये पानी के प्रति डरता था। 2 बार इंसिडेंट हो गया था। एक बार पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच गया था, वहां पर डूब गया था। एक बार YMCA स्विमिंग पूल पर गया था तो एक बिग बली ऑफ ए हट्टा कट्टा सा लड़का आकर उसको उठा कर फेंक देता है, उससे वो और डर गया था, ठीक है। इससे पानी से इतना डर गया था, लास्ट में एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करता है, एक प्रशिक्षक को अपॉइंट करता है, एक ट्रेनर को अपॉइंट करता है। उसके बाद वो जी जान लगाकर दोस्तों सीखता है। विद इन 3 मंथ्स ही बिकम अ परफेक्ट स्विमर। 3 महीना में वो परफेक्ट स्विमर बन जाता है
और लास्ट में लेकिन फिर भी जब भी वो अकेला रहता है, वो पुराना सा डर, वो ओल्ड टेरर उसको वापस आ जाता है, वो डर जाता है। इसके लिए वो क्या करता है, ट्रिक्स आइलैंड में जाता है, माउंटेन ड्यू पीता है और लेक वेंटवर्थ जो तालाब है दोस्तों उसमें कूदता है, उसमें झील में कूदता है और 2 माइल तक वो तैरता है। तो याद रखिए दोस्तों, स्विमिंग 2 माइल्स इन लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ में 2 माइल तक तैरता है और उसका सारा डर खत्म होता है। इससे उसको पता चल जाता है जो पानी के प्रति डर था उसमें वो जीत हासिल कर लिया और उसका वो डर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग भी माउंटेन ड्यू पीजिए, नहीं अभी ठंडा है, ठीक है, अभी मत पीजिएगा, ठीक है, अभी चाय पीजिए, आराम से अच्छा एकदम पौष्टिक आहार खाइए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया है, What distance Douglas covered while swimming across the Lake Wentworth? ये जो डगलस है इसने वेंटवर्थ झील पर तैरते हुए कितनी दूरी तय की, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो मैंने जस्ट बताया था कि लेक वेंटवर्थ में जब वो कूदा, कहां से कूदा भाई, ट्रिक्स आइलैंड से माउंटेन ड्यू पीकर कूदा, कहां पर, लेक वेंटवर्थ, तो वो कितना मील तक तैरा, तो 2 माइल्स। आप सही पता है, 2 माइल्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वेयर इज द लेक वेंटवर्थ, ये लेक वेंटवर्थ कहां है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो एक झील का नाम है, ये झील कहां है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, इन न्यू हैम्पशायर, इन न्यू हैम्पशायर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जो विलियम ओ डगलस का जो स्टोरी है डीप वाटर, ये विलियम ओ डगलस की अपनी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज डैश। आप लोग पैडलर वाला स्टोरी पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये पैडलर वाले स्टोरी से क्वेश्चन पूछा गया, द रैट ट्रैप से, किससे, द रैट ट्रैप स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज डैश। ये जो आयरन मास्टर की बेटी थी उसका नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों, एडला विल्मेंसन इज द करेक्ट आंसर। आयरन मास्टर की बेटी का नाम था एडला विल्मेंसन, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, what made the peddler finally change his heart, यानी आखिर किस बात ने पैडलर का जो हृदय है वो परिवर्तन कर दिया। आप सही पता दोस्तों, पैडलर एक चूहेदानी बेचने वाला था, सेलिंग रेड ट्रैप्स, यानी चूहेदानी बेचा करता था। कभी कभी वो चोरी भी कर लेता था, कभी कभी भीख भी मांग लिया करता था, लेकिन लास्ट में ये जो पैडलर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। किसके वजह से, तो याद रखिएगा किसके वजह से दोस्तों, एडला की वजह से, एडलास गुडनेस एंड केयर की वजह से, एडला की अच्छाई और देखभाल की वजह से ये पैडलर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो द रैट ट्रैप स्टोरी है इसके राइटर, इसके ऑथर कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, विच प्लेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1917। कौन सा स्थान 1917 में गांधी जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। आप सही पता दोस्तों, चंपारण, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस चंपारण में एक फेमस किसान के बारे में उल्लेख किया गया है जो बहुत जिद्दी है और महात्मा गांधी को वो चंपारण लाने में सफल होता है। उस जिद्दी किसान का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं आप लोगों को क्या पूछा गया, हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स। ठीक है, यानी पोएट्स एंड पेनकेक्स के जो राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है, आप सही पता है, अशोक मित्रन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 सेट में कंप्लीट करा दिया था। एक स्टूडियो का नाम, उस स्टूडियो का नाम था जिमिनी स्टूडियो। तो जिमिनी स्टूडियो से 3 क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जो जिमिनी स्टूडियो है वो कहां है, वह कहां है, और ये जिमिनी स्टूडियो की स्थापना कब की गई, कहां की गई, किसने की, और इस जिमिनी स्टूडियो के फाउंडर और बॉस कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी स्टूडियो में एक बार एक इंग्लिश पोएट आया था। ठीक है, एक इंग्लिश पोएट आया था, उनका नाम भी बताइएगा। इस जिमिनी स्टूडियो में एक बार एमआरए विजिट किया था, कब किया था, उसमें कितना लोग थे, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि व्हाट डज जैंसी एडवाइस सोफी टू बी। ये जो जैंसी है वो सोफी को क्या बनने के लिए सलाह देती है। आप सही पता है दोस्तों, ये जो जैंसी है वो सोफी को क्या बनने के लिए सलाह देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेंसिबल और रियलिस्टिक। आप सही पता दोस्तों,
ये जो सॉफी है वो डे ड्रीमर थी। डे ड्रीमर थी मतलब दोस्तों दिन में ही सपना देखती थी, रियलिटी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। इसके अपोजिट थी जैंसी। जैंसी जो है वो एक रियलिस्टिक थी, उसको रियलिटी पे पता है, ठीक है, वो है क्या उसको पता है। वो कभी भी अपने पहुंच से ज्यादा सपना नहीं देखा करती थी और ये दिन भर सपना देखती थी, ऐसा सपना जो उसके पहुंच से ऊपर की थी, ठीक है। इसलिए जैंसी इसको एडवाइस देती है, तुम भी मेरे जैसा सेंसिबल बनो, मेरे जैसे रियलिस्टिक बनो, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों सॉफी का जो भाई है उसका नाम क्या था, ठीक है, फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, Who were Sophie and Jancy? ये सोफी और जैंसी जो है ये गोइंग प्लेसेस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। गोइंग प्लेसेस चैप्टर के लेखक कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए जितना क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ऑलरेडी 5 सेट में कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप खाली क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए, आप खुद क्यों नहीं बताते। ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी आप लोगों को जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग दीजिएगा, ठीक है। जो अभी अभी नए नए आए हैं वो 5 सेट को देख कर आइएगा, ठीक है। 5 सेट को देखिएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है हु वेर सॉफी एंड जैंसी, ये सॉफी और जैंसी कौन है भाई। ये सॉफी और जैंसी और कोई नहीं दोस्तों, दोनों क्लासमेट्स भी है और दोनों फ्रेंड्स भी है। दोनों क्लासमेट्स यानी सहपाठी भी है और दोनों फ्रेंड्स भी है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सॉफी जो है वो एक फुटबॉलर का सपना देखती है। वो फुटबॉलर का नाम क्या है और वो फुटबॉलर किस टीम से खेलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक देख सकते हो दोस्तों पोएम का लाइंस दिया गया है, उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए पंक्तियों का अच्छे से पढ़िए और जो क्वेश्चंस पूछा गया उसका आंसर दीजिए, ठीक है। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. ठीक है, यानी यह एक बहुत ही मोहक, बहुत ही उत्साह भरा क्षण होगा। कैसा क्षण होगा भाई, एक एक्जोटिक मूवमेंट होगा। एक्जोटिक मूवमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों, एक उत्साह भरा क्षण, एक मोहक भरा क्षण होगा। विदाउट रस यानी कोई बिना हड़बड़ाहट के, विदाउट भागम भाग के, और मशीनों जो है उसका भी कोई शोर नहीं होगा। विदाउट इंजिन्स मतलब कोई भी किसी भी टाइप का मशीन का आवाज भी नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी हम सभी मिलकर अचानक ही एक अनूठे अनुभव का आनंद करेंगे। ये लाइंस जो है दोस्तों आप सही पता है कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसके पोएट का नाम क्या है, उसके कवि का नाम क्या है, फटाफट बताइए। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइंस लिया गया है वो किस पोएम से लिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सही पता है कीपिंग क्वाइट से लिया गया, ठीक है। चलिए इन चारों के पोएट्स का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम क्या है, माय मदर एट 66 के पोएट का नाम क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम क्या है, और ए रोड साइड स्टैंड के पोएट का नाम क्या है। जो रेगुलर पढ़ते हैं वो लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर्स देते हैं, ठीक है। आंसर देने से क्या होता है दोस्तों, मेमोरी में छप जाता है, ठीक है। और एकदम एग्जाम में भी आप लोग सटीक आंसर देख कर आइएगा, ये मेरे वादा है, ठीक है। बस आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट एट विल इट बी, ये किस टाइप का मूवमेंट होगा, किस टाइप का क्षण होगा। तो ये किस टाइप का क्षण होगा आप लोगों को पता ही है। ये जो लाइंस है उसका पहले लिखा गया है, ये एक्जोटिक मूवमेंट होने वाला है, एक उत्साह भरा क्षण होने वाला है, एक मोहक भरा क्षण होने वाला है। तो क्वेश्चन 18 का जो आंसर होगा वो एक्जोटिक मूवमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रश और रनिंग ऑफ इंजिन्स। यदि इंजन या कोई भी शोर शराबा नहीं होगा तो वो कैसा होगा भाई, आप सही पता है स्ट्रेंज होगा। लाइंस के लास्ट में स्ट्रेंजनेस लिखा गया था ना, तो वहीं से दोस्तों याद रखिएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेंज ब्लिसफुल वननेस, यानी अजीब एकदम आनंदमय जैसा होगा, ठीक है, खुशी वाला होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। ये जो माय मदर एट 66 है, जिसके कवित्री के नाम आप सही पता है कमला दास है, पता है ना। तो जो माय मदर एट 66 पोएम है उसका थीम क्या है, उसका विषय क्या है, इस कविता का विषय क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस कविता का मेन विषय है दोस्तों डेथ एंड डिके इज अ ट्रूथ।
मृत्यु और क्षय वो सच है। आप सही पता है दोस्तों, मृत्यु जो है वो सत्य है, एक ना एक दिन तो जाना होगा इस दुनिया से, ठीक है। जो भी आया है उसको जाना होगा, ये सच है, यहां पर दिखाया गया है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है कि हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है दोस्तों, उसके पोएट का नाम आप सही पता है, आप लोगों ने करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका है, जॉन कीट्स होगा। क्या होगा? जॉन कीट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी आप सही पता है, द सन, द मून, डैफोडिल फ्लावर्स, जितने टाइप के फूल्स है सभी के सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और इस पोएम के कवि का नाम है जॉन कीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। यानी जो सौंदर्य की वस्तु होती है वो हमेशा के लिए आनंदित होती है। कैसे? हाउ मतलब कैसे। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमेशा खुशी प्रदान करती है, जॉय फॉर एवर होती है। कैसे? तो आप सही बता दोस्तों, जितनी भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, जितने भी टाइप का फ्लावर्स हो, ठीक है, जितने भी टाइप का पेड़ हो, चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो, वो जितनी की जितनी है उसका जो खूबसूरती है वो हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों, इट इज ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। आप सही पता है, यह आनंद का निरंतर स्रोत होता है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, इट नेवर फेड्स। ये कभी भी फीका नहीं पड़ता है, इसकी जो सुंदरता है कभी भी शून्यता में नहीं जाती है, ठीक है। यानी ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते दोस्तों, क्या पूछा गया? व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल। आप सभी को मैंने बताया था दोस्तों कि अगर सेट 5 में 500 लाइक मिलेगा तो मैं सेट 6 लेकर आऊंगा। आप लोगों को डिमांड को देखते हुए बहुत खुशी हुआ दोस्तों, 600 से ज्यादा बच्चे उस वीडियो को लाइक किया है, ठीक है। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को सेट 7 चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को 500 प्लस लाइक कीजिए, कल ही मैं लेकर आ जाऊंगा सेट 7, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल। ये जो द थर्ड लेवल स्टोरी है दोस्तों, इसके राइटर का नाम आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसका थीम क्या रखा गया है, इसका विषय क्या रखा गया? तो आप सही पता है दोस्तों, ये जो स्टोरी है आप सही पता है, इसमें बताया गया है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट। वर्तमान की कठोर वास्तविकता से पलायन की मानवीय जो प्रवृत्ति है उसको दिखाया गया है। इसमें जो मैन कैरेक्टर है दोस्तों, वो उसको मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी, चार्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस स्टोरी में चार्ली जो है वो मैन कैरेक्टर है, वो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, उसको मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एस्केप करना चाहता है, वो भागना चाहता है, वो पलायन करना चाहता है, अपने दादाजी वाला दुनिया में वो जाना चाहता है, इसलिए वो तीसरा रास्ता खोजता है। आप सही पता है, वो जो दुनिया है वर्ल्ड ऑफ 1894 है, वहां वो जाना चाहता है। यानी एस्केपिज्म को दिखाया गया है, पलायनवादी को यहां पर दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा चार्ली की बीबी का नाम, चार्ली का वाइफ का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चार्ली का एक साइक्लिस्ट फ्रेंड था उसका नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या क्वेश्चन में पूछा गया, आप सभी को देखने में मिल रहा है कि हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स। ये द टाइगर किंग से पूछा गया। बहुत ही मस्त तरीके से द टाइगर किंग स्टोरी को मैंने समझाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है, उसका टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। जो भी नहीं देखे देख लीजिएगा, स्टोरी एकदम दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, एकदम कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसा मैंने बताया, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर्स, ये जो महाराजा ने 10 वर्षों के भीतर कितने बाघों को मारा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जो महाराजा है अपने ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र यानी अपने क्षेत्र, कहां के राजा थे? महाराजा प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम में उन्होंने 10 साल के अंदर में 70 बाघों को मार डाला था, यानी 70 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 हाउ मेनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर्स इन लॉस्ट किंगडम। यानी टाइगर किंग जो है दोस्तों, उन्होंने अपने ससुर के राज्य में कितने बाघों को मारा? आप सही पता है दोस्तों, 10 साल के अंदर में अपने राज्य में उन्होंने 70 बाघों को मारा, और बाघ जो वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। तो जो है वो एक ऐसे राज्य की कन्या से शादी किया जहां बाघों की संख्या ज्यादा है, सालियों की संख्या कम है, ठीक है। ऐसे राज्य में वो शादी किया था, लेकिन उस राज्य में उन्होंने कितना बाघ को मारा अपने ससुर के राज्य में? तो टोटल 29 टाइगर्स को मारा था। याद रखिएगा, अपने राज्य में 70 मारा,
खुद ससुर के राज्य में 29, टोटल हो गया 99, और दोनों के राज्य से बाघ खत्म हो गया। लास्ट में एक पार्क से वो बाघ लाया, ठीक है, उनका जो दीवान है एक पार्क से अरेंज करके वो बाघ लाया, उसको भी मारा लेकिन उसका भी मिस हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो जो बाघ है वो किस पार्क से लाया गया और वो पार्क कहां है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये जो द टाइगर किंग है इसके लेखक कौन है और उसका जो है ओरिजिनल नाम यानी आधार कार्ड वाला नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो। 26 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका दोस्तों, पृथ्वी की कुल बर्फ का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में जमा हुआ है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल आइस जो है वो 90% जो बर्फ है वो कहां जमा हुआ भाई, अंटार्कटिका में, आप सही पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव। जो अंटार्कटिका है दोस्तों वहां किस प्रकार का वातावरण है, वहां किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है। तो आप सभी को मैंने अच्छे से बताया था, जो अंटार्कटिका है दोस्तों वो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडिएस्ट कंटिनेंट है। आप सही पता है कैसा दोस्तों, दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा, सबसे ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा और सबसे विंडिएस्ट यानी सबसे तेज हवा वाला जो सबसे शुष्क जगह है वो और कोई नहीं दोस्तों, वो जो कंटिनेंट है वो अंटार्कटिका है। यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आप सही पता है, ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाले स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके राइटर का नाम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका प्रोग्राम का नाम आप लोग कमेंट बताइएगा, और वो जो प्रोग्राम उसको लीड रोल कौन कर रहा था उसका नाम भी बताइएगा, और वो कहां से था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तिसानी दोषी अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज की थी और कितना घंटा ट्रेवल की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, What was the name of American soldier? The enemy chapter से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें एक अमेरिकन सोल्जर था दोस्तों, उनका नाम क्या था। उसको पीठ पे एक गोली लगा था, डॉक्टर सदाव उसका जीवन बचाया था। उस अमेरिकन सोल्जर, उस यूएस नेवी का नाम क्या है, आपसे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं है, मैं ऑलरेडी बता देता हूं। उसका नाम था टॉम। क्या था दोस्तों, टॉम। उसके टोपी में लिखा हुआ था यूएस नेवी, यानी यूनाइटेड स्टेट का था, यानी अमेरिका का एक सोल्जर था दोस्तों, उसका नाम था टॉम, ठीक है, याद कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा डॉक्टर सदाव कहां के डॉक्टर थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि हुज फेस वाज बर्न्ड, यानी किसका चेहरा जला हुआ था। तो आप सही पता है दोस्तों, मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि किसका चेहरा जला हुआ था दोस्तों, डेरी का। किसका, डेरी का इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर लैम का तो एक टांग आप सही पता है युद्ध में उड़ गया था, जिसके वजह से उसका एक टांग जो था वो टीन का था, ठीक है। और डेरी का चेहरा जल गया था। किससे जल गया था दोस्तों, उसका जो आधा चेहरा है वो एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जल गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में कि द स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा इज रिलेटेड टू। ये जो स्टोरी है दोस्तों वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वो बामा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो है किससे रिलेट करता है, ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स तो आपको पता चलेगा उसमें कास्ट सिस्टम को दिखाया गया है, जाति प्रथा को दिखाया गया है, उच्च नीच की भावना को दिखाया गया है और छुआछूत तो एकदम दिखाया गया है। यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट आंसर है। जाति प्रथा को दिखाया गया, उच्च नीच की भावना को दिखाया गया है और सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी को दिखाया गया है, छुआछूत को दिखाया गया है। क्योंकि बामा जो है वो लो कास्ट से बिलोंग करती है, उसको समाज में उतना इज्जत नहीं मिलता है। और उसके बाद उसका जो भाई है दोस्तों, आप सही पता, उसका जो भैया है वो उसको बताता कि अगर एजुकेशन अच्छे से पढ़ेगी ना तो आपको समाज में इज्जत मिलेगा। तो उसके बाद बामा बहुत मन लगाकर पढ़ती है और स्कूल में क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है। तो आप सही पता है इस स्टोरी में दिखाया गया है कास्ट सिस्टम को और छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग को ये यदि 30 क्वेश्चन आता तो आप लोग कितना सही करते हैं, ठीक है। और आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन कौन सेट 7 चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेट 7 कौन कौन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जल्दी से 500 प्लस लाइक कर दीजिए ताकि सेट 8 भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोग बीच प्रोवाइड कर सको, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए जमकर और अपने दोस्तों भी एकदम जमकर शेयर करना है, मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश कोर में आप लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। और कौन कौन से चैप्टर का वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।